नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की किताब का अध्याय 7 रोजगार, संवर्धी, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। ये चैप्टर का नाम बहुत बड़ा है और आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हम सब इनका मतलब जान चुके हैं, संवर्धी क्या है, अनौपचारिकरण क्या है, अन्य मुद्दे हैं, इनकी चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक है श्रमिक और रोजगार। क्या टॉपिक है? श्रमिक और रोजगार। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, लेक्चर 1 जो था उसमें हम लोगों ने बेसिक जो बात थी, ओवरव्यू जो था वो जाना था कि भैया कि हम कार्य करते हैं तो करते क्यों हैं, हमें काम करने की आवश्यकता क्यों है। तो हम लोगों ने देखा था हमारे जीवन में ऐसी बहुत से आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है और पैसों के लिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। तो सीधा सा मैंने रोजगार को इसी प्रकार से परिभाषित करा था कि जो भी मेरा आय का साधन होगा वो मेरा रोजगार होगा। अगर मुझे कहीं से आय, इनकम प्राप्त होती है तो वो मेरा कहीं ना कहीं क्या है, रोजगार है, वो मेरा काम धंधा है। ठीक है, ये बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जानी थी। कार्य करने के काफी कारण मैंने आपको बताया था, परिचय, ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर का हम लोगों ने लेक्चर 1 में जान लिया था। आज हम लोग बात करेंगे श्रमिक की और रोजगार की। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि श्रमिक कौन होता है, रोजगार क्या होता है। ये हमारे दो बड़े सवाल हैं। इन दो बड़े सवालों के ऊपर पहले अच्छे से चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको आगे तक कोई भी समस्या ना आए। देखिए, अब पहले जो बात करते हैं वो रोजगार की बात करते हैं। रोजगार का सीधा सा अर्थ हम लोग ये कहते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर मेरे पास आय प्राप्त करने का कोई साधन है, सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास है और उस इनकम पाने के लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ता है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा, वो मेरा काम हो जाएगा। और फिर मैं कहूंगा कि हाँ साहब, मैं रोजगार में हूं, मैं बेरोजगार नहीं हूं। अब रोजगार के लिए मेन जो मुख्य बात है वो क्या है, आय का साधन होना। मतलब आपके पास आय या आपके पास इनकम का स्रोत होना, सोर्स होना, तो आप रोजगार में हो। अब जो आय, अब आप याद करिए, ऐसे समय जब मैंने आपको कक्षा 10 में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ाए थे, आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा, तो हमने बात करी थी जहां से हमें ऐसी गतिविधियों से या ऐसी क्रियाओं से, ऐसे कामों से जहां से हमें आय प्राप्त होती है, ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं कहते हैं बच्चों? आर्थिक क्रियाएं, या इंग्लिश में उनको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जहां से भी हमें आय प्राप्त होती हो, ऐसे सारे कार्य जहां से हमें आय प्राप्त होती है, धन की प्राप्ति होती है, ये सारे कार्य क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रिया या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। जैसे कि अगर आपके पिताजी खेती का काम करते हैं तो आपके पिताजी के लिए खेती रोजगार हो गई, वो आर्थिक क्रिया हो गई। मैं पढ़ा करके पैसे कमा रहा हूं तो पढ़ाना मेरे लिए आर्थिक क्रिया हो गई। कोई मजदूरी करके पैसे कमा रहा है तो वो मजदूरी उसके लिए क्या हो गया? रोजगार हो गया। तो रोजगार में क्या है, आय का साधन होना चाहिए और वो सारे काम करते हैं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, ऐसी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। दूसरी क्रियाएं होती हैं गैर आर्थिक क्रिया, या जिनको कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वह सारे काम जिनको करने से हमें आय की प्राप्ति नहीं होती, धन की प्राप्ति नहीं होती। अब ऐसे कौन से काम है जिनसे हमें धन की प्राप्ति नहीं होती? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, आज हमारी मम्मा हमारे लिए कितने सालों से खाना बना रही है। ठीक है, रोज सुबह उठती है, सुबह में, दोपहर में, शाम में हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे लिए कितने काम करती है, हमारा पूरा ध्यान रखती है। तो अब वो क्या है, हमसे कभी चार्ज करती है कि बेटा दिन में 3 प्लेट खाए 300 रुपए, पर प्लेट 100 रुपए? कभी ऐसा होता है? नहीं। वो जो काम कर रही है उसके लिए उनको कोई धन की प्राप्ति नहीं हो रही, तो वो गैर आर्थिक क्रिया हो गई। परंतु अगर वहीं किसी की मदर अगर टिफिन सेंटर चला रही है और वो दुनिया में टिफिन प्रोवाइड करने का काम कर रही है, तो उस टिफिन के बदले में पैसे चार्ज करेंगी, तो वो क्या हो गई? आर्थिक क्रिया हो गई। आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे लिए आर्थिक क्रिया है। पर मान लीजिए मैं अपने घर में जाकर के बच्चों को पढ़ाता हूं, घर के बच्चों को मैं उनसे फीस चार्ज नहीं कर रहा हूं, वो गैर आर्थिक क्रिया है। डॉक्टर सबको चेक करने के पैसे लेता है, परंतु उसी का बच्चा अगर बीमार हो जाए और उसको 2 दवा लिख करके दे रहा है तो उससे पैसे चार्ज नहीं करेगा, वो गैर आर्थिक क्रिया है। तो आर्थिक क्रिया सारी वह क्रिया है जिनको करने से हमें धन की प्राप्ति होती हो। जहां पे भी जो भी काम करने से आपको धन की प्राप्ति हो, वो आर्थिक क्रिया है। और अगर आप आर्थिक क्रिया में जुड़े हुए हो, अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़े हुए हो, तो 100% श्योर में हो कि आप रोजगार में हो, आप एम्प्लॉयड हो, आप बेरोजगार नहीं हो। अब वो बात एक अलग है कि आपके पास कितनी धन की प्राप्ति आ रही है, उस स्तर को देकर के हम कह सकते हैं कि आप
गरीबी रेखा में हो या नहीं हो, उससे ऊपर हो या उससे नीचे हो, ये सब हम लोग जो चैप्टर 4 था हमारा निर्धनता गरीबी, उसमें देख चुके हैं। तो आर्थिक क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, सब डिपेंड करता है हमारा धन की प्राप्ति पर, कि धन की प्राप्ति हो रही तो आर्थिक क्रिया, नहीं हो रही है तो गैर आर्थिक क्रिया। अब कभी कभार कुछ लोग क्या करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, ठीक है, इस प्रकार का करते हैं, वहां से वो पैसा नहीं ले रहे हैं तो वो क्या हो गई, गैर आर्थिक क्रिया हो गई। परंतु उसी समय वो दूसरे व्यक्ति से पैसा चार्ज कर रहा तो उसके लिए आर्थिक क्रिया हो गई। तो आर्थिक क्रिया गैर आर्थिक क्रिया धन के ऊपर विभाजित होती है, कि अगर आपको धन प्राप्त होता तो आर्थिक है और नहीं होता तो गैर आर्थिक है। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को फिर हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं, कि साहब हम 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में जुड़े हुए होते हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहली है प्राथमिक क्षेत्र वाली आर्थिक क्रिया है, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो खेतीबाड़ी करना, कृषि का काम करना, पशुपालन का काम करना, ये जो सारे काम है वो किस में आ जाते हैं, प्राथमिक में आ जाते हैं। मतलब प्रथम है, सबसे पहले यही काम होंगे, इसके बाद आगे का कोई भी प्रोसेस है वो आगे होगा। दूसरी बात, यहाँ पे इनको प्राथमिक इसलिए भी कहा जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रकृति से जुड़े हुए हैं, ये डायरेक्ट नेचर से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक होते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक भी कहा जाता है। जैसे किसान काम कर रहा है वो प्राथमिक में आ जाएगा। अब किसान किसी भी वस्तु को उगाएगा, उसका उत्पादन करेगा, वो मार्केट में बेचेगा, और उसको बिल्कुल क्लियर हम लोगों को करना है। ओके, तो वस्तु को हम लोगों को बिल्कुल क्लियर करना है। तो प्राथमिक में क्या आ जाएगा, किसान आ जाएगा, पशुपालन आ जाएंगे। अब प्राथमिक का हो गया, यहां से भी धन की प्राप्ति हो रही है। फिर दूसरा आ जाएगा द्वितीयक। दूसरा क्षेत्र आता है द्वितीयक। अब द्वितीयक क्षेत्र में क्या होते हैं, सारे उद्योग वाले आ जाते हैं, इंडस्ट्री वाले आ जाते हैं, फैक्ट्री वाले आ जाते हैं, जो यहां पर जो कच्चा माल बन रहा है उसको अंतिम वस्तु में परिवर्तित करने का काम करते हैं। फिर तीसरे में आ जाते हैं तृतीयक क्षेत्रक वाले, जिनको हम कहते हैं सेवा क्षेत्रक, जहां पर वस्तु का उत्पादन ना होकर करके किसका उत्पादन होता है, सेवा का उत्पादन होता है। सेवा में और वस्तु में आप किस प्रकार से डिफरेंशिएट करोगे? अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा वस्तु में और सेवा में क्या अंतर है, गुड्स में और सर्विस में क्या डिफरेंस है, तो आप ये कहोगे कि अंकल आंटी, जो भी आपसे पूछ रहा है कि अंकल आंटी जी, और हमेशा हर व्यक्ति का कि जी जरूर लगाया करो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, संस्कार भी सीखिए, ठीक है, जी जरूर लगाया करो। अंकल जी देखिए, गुड्स में और सर्विसेज में ये डिफरेंस होता है, वस्तु और सेवा में ये डिफरेंस होता है कि जो गुड होता है, जो वस्तु होता है ना, उसको हम छू सकते हैं, वो टेंजिबल है अंकल, ठीक है, टेंजिबल होता है, उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। सेवा क्या होती है, सेवा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ठीक है, छुआ नहीं जा सकता, इनटेंजिबल वो होती है। तो यहां पर किसान ने आलू उगाए, टमाटर उगाए, अभी टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं ठीक है ना, आलू उगाए, टमाटर उगाए, तो वो क्या है, हम छू सकते हैं, वस्तु है वो। यहां पर शर्ट, टी शर्ट, मार्कर, मोबाइल जो भी बना, हम उसको छू सकते हैं, ये वस्तु है। परंतु यहां पर तृतीयक क्षेत्र में आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सिर्फ ये महसूस कर सकते हो कि मनीष सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ठीक पढ़ा रहे हैं या बेकार पढ़ा रहे हैं, आप महसूस कर सकते हो, आप छू नहीं सकते। डॉक्टर ने हमें ट्रीट करा, सेवा दी, आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हो, ठीक है। एक जैसे यहां से यहां तक सामान पहुंचाने वाली जो गाड़ी है, उसने सेवा दी है, ऐसा नहीं कि यहां से यहां तक पहुंचने में कोई सामान में चेंज आ गया, यहां पर अगर 100 डिब्बे रखे थे तो वहां पर भी 100 ही उतरेंगे। वो एक सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है आपको, वहां से कोई नई वस्तु का जन्म नहीं हो रहा है, कोई नई गुड का जन्म नहीं हो रहा, वो सेवा है, वो सर्विसेज है। तो ये वाला क्षेत्र क्या देता है, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है, सेवा देता है। तो रोजगार में आय आती है, आय में आर्थिक क्रिया आती है, और आर्थिक क्रिया में 3 आती है। तो कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है वो इन तीनों में से किसी ना किसी क्षेत्र में कर रहा है, चाहे वो प्राथमिक में कर रहा हो, चाहे वो द्वितीयक में कर रहा हो, चाहे वो तृतीयक में कर रहा हो। इन सभी क्षेत्रों में काम करने वाला रोजगार में है, क्योंकि वो किसी ना किसी आर्थिक क्रियाओं में है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति हो, या वो सेवा देने वाला कोई व्यक्ति हो। ये तीनों आर्थिक क्रियाओं का भाग है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भाग है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आप जुड़े हो, मतलब आपके पास इनकम आ रही है, आपके पास आय का साधन है, आय का स्रोत है, और आय का स्रोत है मतलब आप रोजगार में हो, आप बेरोजगार नहीं हो। तो रोजगार की बात हमें समझ में आ गई कि भैया हमारे पास आय का साधन होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास होना चाहिए, और वो होता है मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, ठीक है। अब आपके सबके रिश्तेदार, कोई इसमें है, कोई इसमें है, कोई इसमें है, ठीक है ना। पर अब आज आप मुझे ये बताइएगा कि आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं, मतलब आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हो। आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हो, आप कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हो, आप टीचर बनना चाहते हो, क्या आपका सपना है वो मुझे बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये सपना है तो क्यों है, क्यों ऐसा क्यों महसूस होता है कि नहीं साहब मुझे यही बनना है, व्हाई,
ठीक है ना। आपका मुझे जरूर आज बताइएगा, मुझे जानना है कि कितने बच्चे कौन कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं। ओके, तो ये तीनों क्षेत्रों में अपना जाएगा। अब बात कर ली रोजगार की, बात कर ली, रोजगार हमारे बिल्कुल क्लियर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं श्रमिक की। श्रमिक का सीधा सा अर्थ क्या है? श्रमिक का अर्थ होता है काम करने वाला हर व्यक्ति, काम करने वाला हर व्यक्ति, काम करने वाला हर व्यक्ति श्रमिक है। देखिए श्रम का मतलब क्या होता है? श्रम का जो यहां पे लिखते हैं श्रम, इसका मतलब क्या है? श्रम का मतलब है मेहनत, ठीक है, मेहनत करने वाला, ठीक है, मेहनत करने वाला हर व्यक्ति श्रमिक हो जाएगा। और अब मेहनत किस लिए कर रहे हो? धन को कमाने के लिए। धन क्यों कमा रहे हो? क्योंकि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी बेहतर सुविधाएं चाहिए। इन सब को पाने के लिए मुझे पैसा चाहिए, और पैसा पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? श्रम करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और जब मैं मेहनत करता हूं तो मैं इन तीनों में से किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी सेक्टर में ही काम करता हूं, चाहे वो मैं प्राथमिक में करूं, चाहे द्वितीयक में करूं, चाहे तृतीयक में करूं। तो किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला हर व्यक्ति क्या कहलाता है? श्रमिक कहलाता है, लेबर कहलाता है। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति धन कमाने के लिए जो भी कार्य करता हो वो श्रमिक कहलाता है। अब श्रमिक देखो, श्रमिक की एक और परिभाषा निकल सकती है कि जिसको नियोक्ता पेमेंट करता हो, जिसको नियोक्ता भुगतान करता हो वो भी श्रमिक है। जिसको नियोक्ता भुगतान करता हो वो भी श्रमिक है। जिसको नियोक्ता भुगतान करता हो, भुगतान करता हो। अब आप पूछोगे कि सर मुझे सब कुछ समझ में आ गया पर नियोक्ता का मतलब नहीं समझ में आया। नियोक्ता क्या होता है? नियोक्ता का मतलब है बच्चों मालिक। नियोक्ता का मतलब है मालिक। अब आपको एक इंग्लिश की और अच्छी टर्म बताता हूं मैं। इंग्लिश की देखिए, इंग्लिश में दो टर्म्स है बच्चों, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। ठीक है, एक तो होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। आर और ई का ही डिफरेंस है। ये जहां पर आर लगेगा, आर जैसा अब आप याद कैसे कर सकते हो? आर फॉर राजा, राजा कौन हो सकता है? मालिक हो सकता है। तो एम्प्लॉयर जो शब्द है वो किसके लिए है? मालिक के लिए है। और एम्प्लॉय किसके लिए है? श्रमिक के लिए है। तो जिसको भी नियोक्ता मालिक भुगतान करता हो वो क्या कहलाता है? वो श्रमिक कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रमिक कहलाता है, लेबर कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसके श्रम के लिए, उसकी मेहनत के लिए मालिक ने उसको क्या करा है? पेमेंट करा है, उसको भुगतान करा है। अब याद करिए, उत्पादन के कारक हम लोगों ने पढ़े थे, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। मानव पूंजी में हमने क्या माना था? मालिक को माना था। भूमि, भूमि के बदले में क्या दिया जाता है? किराया दिया जाता है। श्रम के बदले में उसको क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। दिया जाता है ना। तो याद करो, हर चीज कनेक्टेड है। आप 9th से इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए, और मैं 9th की बात आज 11th में कर रहा हूं। यह खूबसूरती है सोशल साइंस के विषयों की, ठीक है, बहुत अच्छी खूबसूरती है कि आपकी काफी चीजें इंटरकनेक्टेड है, एक साथ जुड़ी हुई हैं। और यहां पर मैंने आप लोगों को क्या कहा है कि हर काम करने वाला जो व्यक्ति है वो श्रमिक है। श्रम का मतलब मेहनत है बच्चों। तो जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है वो श्रमिक है। और वो मेहनत किस लिए कर रहा है? पैसे कमाने के लिए कर रहा है। अब देखो यहां पर परिभाषा कही दी गई है कि जिसको नियोक्ता मालिक भुगतान करता हो वो भी क्या है? श्रमिक है। परंतु अगर मान लो कि किसी का खुद का बिजनेस हो, ठीक है, खुद स्वनियोजित हो, तो उसको तो कोई पेमेंट नहीं कर रहा, तो क्या वो श्रमिक नहीं है? क्या उसने मेहनत नहीं करी है? तो वो भी क्या कहलाएगा? श्रमिक कहलाएगा। ठीक है, श्रमिक हर व्यक्ति, श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला व्यक्ति श्रमिक कहलाता है। उसका पद, उसकी पोस्ट, उसका काम मैटर नहीं करता, पर अगर वो मेहनत कर रहा है तो वो श्रमिक कहलाएगा। और मेहनत किस लिए? धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, अब कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो कुछ महीने तो बहुत काम करते हैं, फिर कुछ महीने उनके पास काम नहीं होता। जैसे मैं आपको बात उदाहरण दूं, ये जो घर बनाते हैं, ठीक है, जो मजदूर और मिस्त्री घर बनाते हैं बच्चों, उन लोगों के पास एक बहुत बड़ी समस्या आती है, बारिश के मौसम में उन लोगों के पास काम नहीं होता है। ठीक है, तो बारिश के जो 4 महीने होते हैं ना, उन 3-4 महीनों में उन लोगों के पास काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बारिश के समय वो काम हो ही नहीं पाएगा, तो काम नहीं पॉसिबल होता। हाँ, कुछ लोगों के पास होता है पूरा घर ऑलमोस्ट रेडी सा हो जाता है और बस अंदर अंदर का काम करना हो तो बारिश में काम मिल जाता है। पर काफी उस समय ऐसा काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। पर वो काम तो कर रहे हैं, 8 महीने तो काम कर रहे हैं, 7 महीने, 9 महीने तो काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे? श्रमिक कहलाएंगे। कोई व्यक्ति ऐसा मान लीजिए किसी एक दूसरे की मदद कर रहा है,
काम में, तो वो भी क्या कहलाएगा, श्रमिक कहलाएगा। जैसे वापस उदाहरण देता हूं मैं, मकान बनाने वालों का, एक होता है मिस्त्री जो मकान बनाता है और एक होता है मजदूर जो उनको ईंट पत्थर पकड़ने का काम करता है। तो अभी उनकी मदद कर रहा है पर श्रम तो कर रहा है ना, मेहनत तो कर ही रहा है। तो श्रम करने वाला हर व्यक्ति क्या कहलाएगा, श्रमिक कहलाएगा। रोजगार क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, लेबर जो है श्रमिक है वो कौन होता है। तो आपके दिमाग में सीधा सा एक फंडा होना चाहिए कि धन कमाने के लिए मेहनत करने वाला हर व्यक्ति श्रमिक है, श्रम करने वाला हर व्यक्ति श्रमिक है। जिसको नियोक्ता भुगतान देता है वो भी श्रमिक है, जिसके खुद के धंधे हैं वो भी श्रमिक है, जो कुछ महीने काम करते हैं वो भी श्रमिक है, जो किसी की मदद करते हैं वो भी श्रमिक है। सब हर व्यक्ति जो क्या है, श्रमिक है। हर व्यक्ति क्या होगा, लेबर होगा जो काम कर रहा है। तो श्रमिक और रोजगार आप लोगों को क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, रोजगार क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम यहाँ श्रमिक और रोजगार शुरू कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए रोजगार क्या है, पर अपन ने तो डिस्कस कर लिया है। श्रमिक कौन होता है, मतलब ये वाला जो टॉपिक आपकी किताब में दिया हुआ है वो सिर्फ ये दो शब्दों को क्लियर करने के लिए ही दिया हुआ है कि रोजगार क्या होता है और श्रमिक कौन होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको पूरा क्लियर कर दिया है। यहाँ पे श्रमिकों की तस्वीर आपको दर्शाई गई है। जब एक किसान खेतों में काम करता है तो खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। अब देखिए, एक जो किसान है जब वो खेतों में काम कर रहा है तो दो सामानों का उत्पादन कर रहा है। एक तो खाद्यान्न, खाद्यान्न का मतलब क्या होता है, खाने पीने का सामान, खाने पीने का जो सामान होता है उसका, खाने पीने का सामान का उत्पादन कर रहा है। क्योंकि हम कहते हैं ना, नो फार्मर नो फूड, अगर फार्मर्स नहीं होंगे, किसान नहीं होंगे तो हमारे खाने पीने का सामान नहीं आएगा। तो किसान एक तो खाने पीने का सामान का उत्पादन करता है, दूसरा जो उद्योग होते हैं, जो फैक्ट्री होती है, जो इंडस्ट्री होती है, उनको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कॉटन की शर्ट टी शर्ट बनाने वाली कंपनी को क्या चाहिए होगा, कपास चाहिए होगा, कॉटन चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूं, एक कंपनी जो शुगर बनाती है, शक्कर बनाती है, उसको किस चीज की जरूरत होगी, उसको गन्ने की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब गन्ना कौन उत्पादन करेगा, किसान उत्पादन करेगा। कपास कौन उत्पादन करेगा, किसान उत्पादन करेगा। तो किसान दो प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, एक खाद्यान्न वाले जो कि खाने पीने की वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करेगा, और एक जो उद्योगों में जो कच्चे माल के रूप में काम आती है, जो रॉ मटेरियल के रूप में काम आती है, उनका उत्पादन करता है। तो खाने पीने का सामान और बाकी जो कच्चे माल के लिए उत्पादन में आएगा उनका उत्पादन करता है। कपास ही कपड़े के कारखानों और विद्युत घरकों में कपड़े का रूप धारण कर लेता है। अब ये जो कपास है जो किसान ने उगाया है वो कपड़े का रूप चेंज कर लेता है कारखानों में, मतलब फैक्ट्रियों में, विद्युत करके जो होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से जो चलने वाली मशीनें होती हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, तो उनमें कपड़े बनना शुरू हो जाते हैं। गाड़ियां सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। अब आप एक चीज नोट करना, यहाँ पे तीन बातें करी, पहले किसान की करी, फिर फैक्ट्री कारखानों की करी, और फिर गाड़ियां सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। यहाँ पर तीनों क्षेत्रों की बात हो चुकी है। जो पहले हमने बात करी वो प्राथमिक क्षेत्र था, उसने क्या है, प्रकृति की मदद से, ठीक है, प्रकृति की मदद से, और सबसे पहले उस चीज का उत्पादन हुआ, उसका उत्पादन हुआ, फिर वो कहां पर आया, सेकेंडरी में आया, कपास, कपड़े वपड़े बने, ये सब कुछ बने। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, ये द्वितीयक हो गया, ये द्वितीयक हो गया। और अब इनकी एक सहायता के रूप में इनको जो सेवा देने का काम कर रहा है वो तीसरा क्षेत्र कर रहा है, तृतीय क्षेत्र कर रहा है, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखो, कपास किसान ने उगा दिया, अब मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री तक कपास को पहुंचाने के लिए ट्रक या कोई गाड़ी तो चाहिए होगी। तो जो गाड़ी ट्रक वाला है, वहां भैया 100 रुपए दे देना, मैं वहां तक सामान को छोड़ दूंगा। अब ये जो दे रहा है 100 रुपए ले रहा है और वो सामान को छोड़ रहा है, क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। उसके बाद कल को फैक्ट्री वाले ने सामान बना दिया, अब देश के अलग अलग कोनों में जाएगा, गाड़ी से, एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से, किसी से भी जाए, तो वो क्या है, सेवा प्रदान कर रही है। तो तीनों क्षेत्र जो होते हैं, जो तीनों आर्थिक क्रिया है ना बच्चों, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, इंटरकनेक्टेड होती है। आप अलग अलग नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं प्राथमिक अपना अलग, द्वितीयक अलग, तृतीयक अलग, तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और प्राथमिक क्षेत्र कहीं ना कहीं बच्चों हमारे लिए या हर देश के लिए क्या होता है, एक प्रकार से बैकबोन का काम करता है, रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम करता है। जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसे ही प्राथमिक क्षेत्र होता है, बहुत जरूरी होता है। तीनों क्षेत्रों का अपना महत्व है, तीनों क्षेत्रों की अपनी इंपोर्टेंस होती है, और तीनों क्षेत्र जुड़े हुए होते हैं, पर प्राथमिक क्षेत्र प्रथम है, सबसे पहले है, तो उसकी इंपोर्टेंस थोड़ी सी अधिक है। परंतु हम देखते हैं कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लगातार जो है कृषि का, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता जा रहा है, जो कि एक चिंता का मुद्दा है, चिंता का विषय है। और एक तरफ अच्छी बात यह देखने को मिलती है कि विकसित जो देश होते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, वहां पर सेवा क्षेत्र का बहुत ज्यादा योगदान होता है। ये एक गुण है जो कि विकसित देशों में ही पाया जाता है कि सेवा क्षेत्र का योगदान वहां पर ज्यादा होगा। और अच्छी बात यह है बच्चों कि भारत में भी यह गुण पाया जाता है।
भारत में लगातार सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। और तीनों क्षेत्र अपने जुड़े हुए हैं, ये बात मैंने आपको बता दी। हम जानते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। किसी देश में, किसी देश का मतलब क्या है कि पूरे देश की सीमाओं के अंदर, पूरे देश की सीमाओं के अंदर, जैसे हम बात करें भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, और उसके अलावा आपने कक्षा 10 में भूगोल के अध्याय एक संसाधन एवं विकास में पढ़ा था कि 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र की जो सीमा रेखा होती है उस पर देश का अधिकार होता है। तो भारत का जहां सीमा क्षेत्र खत्म होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब लगभग 22 किलोमीटर तक का जो अधिकार क्षेत्र होगा वो भारत का होगा। तो इस पूरे एक देश की सीमा क्षेत्र के अंदर किसी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन होता है एक वर्ष के अंदर, उसका मौद्रिक मूल्य, मतलब पैसों में, रुपयों में, उसका मनी में उसका मूल्य निकाल लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहा जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। शॉर्ट में हम इसको कह देते हैं जीडीपी। क्या कह देते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको कहा जाता है, जीडीपी इसको कहा जाता है। जीडीपी का कॉन्सेप्ट हमने बहुत बार इस किताब में पढ़ लिया है, बार बार पढ़ा है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब शुरुआत इस किताब की करी थी तो कहा था कि जैसे ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए उस समय पूरी दुनिया में भारत का 35% जीडीपी का शेयर था, योगदान था, पर जब ब्रिटिशर्स छोड़ करके गए तो वो 2% पर छोड़ करके गए। तो जीडीपी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर रखा है कि जीडीपी क्या होती है। एक यहाँ पर आपको एक स्लोगन भी याद कराया था जीडीपी को याद करने के लिए कि जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। बहुत सी बार बच्चे ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं, कोई उनसे पूछ लेता है बेटा मानो कि अमेरिका की कंपनी है, बोला हाँ अंकल मान लिया अमेरिका की कंपनी है, और तो फिर बोले दूसरा ये मानो कि अमेरिका की कंपनी भारत में आकर के अपनी फैक्ट्री लगाती, बोला अंकल ये भी मान लिया कि भारत में आकर के फैक्ट्री लगाती। तो बोले फिर तीसरी बात ये मानो कि उसने यहाँ पर उत्पादन शुरू कर दिया, तो बोला अंकल ये तो मानना ही, जब फैक्ट्री लगाई है तो यहाँ पे किराएदारों को रखने के लिए थोड़ी लगाई है, उत्पादन तो करेंगे। हाँ चलो अंकल ये भी मान लिया, उत्पादन कर लिया। तो बोला बेटा आप ये बताओ उस उत्पादन को जो बेचेंगे उसकी जीडीपी किस में जुड़ेगी, भारत में जुड़ेगी या अमेरिका में जुड़ेगी? तो फिर कुछ बच्चे जो नोटी होते हैं वो ये कहते हैं अंकल आप भी मान लो कि किसी देश में तो जुड़ेगी। पर आपको ऐसा जवाब नहीं देना, आपको बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ जवाब देना है। आपको याद रखना नारा, जमीन जिसकी जीडीपी उसकी। कंपनी कहीं की हो, कहां पर उत्पादन करिए, भारत की जमीन पर करिए, अंकल भारत की जीडीपी। इंडिया की कंपनी ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन कर रही, बोला ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी। तो आसान तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। चलिए अब देखिए, अब किसी भी वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, वस्तुओं का जो उत्पादन किया जाता है, उत्पादन सबसे पहले तो देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। देश की आवश्यकताओं जो होती है, जो जरूरतें जो होती है, उनको पूरा करने के लिए किया जाता है, पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो उत्पादन, जो भी किसी भी चीज का प्रोडक्शन करा जाएगा, ठीक है, चाहे वो खेतीबाड़ी का सामान का हो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र में हो, चाहे वो तृतीय क्षेत्र में हो, किसी भी वस्तु या सेवा का अगर उत्पादन किया जाता है तो सबसे पहले तो इस नजरिए से किया जाता है कि भैया अपने पूरे देश की जितनी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज अगर मान लीजिए जैसे अपन घर में कोई सामान है, तो घर में सामान सबसे पहले तो घर के लोगों की जरूरतों के हिसाब से बनाएंगे ना, कि हाँ भैया देखो जैसे घर में 10 लोग हैं, हाँ तो 10 लोग पूरा खाना खा ले, आज इतना खाना अपन को बनाना है, वो बना लिया। अब जैसे मान लो कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बच गया, अब एक्स्ट्रा बच गया तो हो सकता है कुछ हमने मिठाई बनाई हो तो हमने पड़ोस वालों को दे दी, एक्स्ट्रा था इसलिए हमने पड़ोस वालों को दे दी, ठीक है, और किसी को खिला दिया, कुछ कर दिया, इस प्रकार से हमने कर लिया। तो अब हमारे सबसे पहले क्या देखा कि जो घर के जितने भी लोग हैं उनकी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, और फिर बच जाएगा तो हम बाहर किसी दूसरे को दे देंगे। यही हम लोग करते, जनरली हमारा ये होता है। और एक जैसे और उदाहरण समझाता हूं भाई, जैसे मान लो कि आज घर में तो खाने के भी पैसे नहीं है और मैं बाहर जाकर के गरीबों में चद्दर बांट करके आऊं और कर रहा हूं, तो वो अच्छी बात हो रही। घर के लोग भूखे मर रहे और बाहर में चैरिटी दिखा रहा हूं, दया भाव दिखा रहा हूं, तो वो नहीं। एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, सेवा भाव भी जो शुरुआत होती है वो घर से होती है। सबसे पहले
घर की स्थितियों को सुधारना आवश्यक होता है। तो हम सबसे पहले वो काम करते हैं जिससे हमारे घर की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए, फिर बाहर की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हैं। इसी प्रकार से अगर देश हमारा पूरा घर है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद पड़ा, तो घरेलू क्या है, घर है हमारा, घर क्या है, हमारा देश है। तो सबसे पहले तो जो भी उत्पादन करा जाएगा वो देश की जरूरतों को पूरा करा जाएगा। भाई देश में 100 करोड़ की आबादी तो वो सब कुछ खा ले, ठीक है, 150 करोड़ की आबादी तो वो सब खा ले, 130 करोड़ की आबादी है तो वो खा ले। तो पहले तो देश में जितनी जनता है वो खाए, और उसके बाद बच जाए तो फिर व्यापार करो। और व्यापार भी कौन सा वाला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कीजिए। व्यापार क्या होता है, दो लोगों के बीच में वस्तु और सेवाओं का जो लेन देन होता है उसको व्यापार कहा जाता है, ठीक है। दो लोगों के बीच में जब वस्तु और सेवाओं का लेन देन हो तो उसको व्यापार कहा जाता है। दो राज्यों के बीच में, दो स्टेट के बीच में अगर व्यापार हो तो उसको राज्य व्यापार कहा जाता है। और जब दो देशों के बीच में, दो या दो से अधिक देशों के बीच में, मतलब जनरली देशों के बीच में जब व्यापार हो तो उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अब जब हमारे देश की आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको क्या कर देंगे, बाहर बेच देंगे। और जब बाहर किसी भी सामान को दूसरे देश को बेचते हैं तो उसको हम हिंदी में कहते हैं निर्यात। क्या कहते हैं, निर्यात, या इंग्लिश में कहा जाएगा एक्सपोर्ट। मतलब हमने बेचा है, उसको बेच दिया। और बेच दिया मतलब क्या है, बेचने का मतलब क्या है, इनकम जो है, आय है, वो हमारे देश में आएगी, ठीक है। अंदर की तरफ एरो कर दिया ना, हमारे देश में इनकम आएगी, क्योंकि हमारे देश ने सामान उगाया, अब वो हमने दूसरे देश को बेचा, तो लाओ भाई पैसे, तो पैसा हमारे देश में आया। ये कब होता है, जब हमारे ने कुछ उत्पादन करा और हमारी आवश्यकताएं पूरी हो गई, अब हम दूसरे देशों को दे रहे हैं। पर कुछ वस्तु, कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं बच्चों जो हमारे देश में नहीं होती, तो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है, जैसे कि पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल हम मंगाते ही ना। और भी ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो दूसरे देशों से मंगवाते हैं। तो अब जब हम मंगवा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आयात। मतलब हमारे देश में आया तो सामान आया, तो आयात। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंपोर्ट। क्या कहा जाता है, इंपोर्ट कहा जाता है। मतलब खरीद लिया, हमने सामान खरीद लिया। और अब खरीद लिया तो आप क्या करोगे, आय जो है वो दूसरे देश को दे दोगे, क्योंकि आपने सामान खरीदा, मतलब भारत ने सामान खरीदा, तो बेचने वाले बोलेगा लाओ भाई पैसे, तो पैसे हमने दे दी। तो अब जब निर्यात कर रहे हो, जब आप सामान बेच रहे हो तो आपके पास पैसा आ रहा है, आप सामान मंगवा रहे हो तो आपके यहां से पैसा जा रहा है। अब जब आपके पास पैसा आता है या जाता है तो इससे तीन स्थितियां निकल करके आती हैं बच्चों। कितनी स्थिति निकल करके आती हैं, तीन स्थितियां जो हैं वो निकल करके आती हैं। पहली कंडीशन तो यह हो सकती है कि जो हमारा व्यापार है वो कैसा हो जाए, धनात्मक व्यापार हो जाए। सबसे पहली कंडीशन तो क्या हो सकती है कि हमारा जो व्यापार है वो धनात्मक हो। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव व्यापार, मतलब हम प्लस में रहे, हम फायदे में रहे। फायदे का मतलब यह है कि हमारा निर्यात, हमने जो बेचा है वो ज्यादा हो और जो हमने आयात करा है वो कम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 100 रुपए का सामान हमने दुनिया को बेचा और 80 रुपए का हमने खरीदा, मतलब 20 रुपए के हम लोग फायदे में हैं। तो ये तो क्या हो गया, धनात्मक, ये तो पॉजिटिव व्यापार है। अच्छी बात है कि हमने सामान बेचा ज्यादा और खरीदा बाहर से कम है, तो हम प्रॉफिट में हैं। दूसरा जो इसका होता है बच्चों, दूसरा उसको हम कह सकते हैं ऋणात्मक या नेगेटिव व्यापार। ऋणात्मक या नेगेटिव। अब ये इसका उल्टा हो जाएगा, जहां पर हमने मंगवाया ज्यादा है, आयात ज्यादा करा है और निर्यात कम करा है। जैसे कि भैया 100 रुपए का सामान मंगवाया और 80 का बाहर बेचा, मतलब 100 रुपए हमने बाहर दिए हैं दुनिया को और 80 रुपए लिए हैं, मतलब 20 रुपए का तो घाटा है ना। 20 रुपए का घाटा है तो -20 हमारा आ जाएगा। एक होता है बच्चों, तीसरा होता है शून्य व्यापार, या उसको बैलेंस कहा जाता है, ठीक है ना। बैलेंस कहा जाएगा कि वो बराबर हो गया। इस शून्य में क्या होगा कि ना तो आयात ज्यादा है और ना निर्यात ज्यादा है, ठीक है। निर्यात बराबर आयात हमारा हो जाएगा, निर्यात बराबर आयात हो जाएगा। मतलब 100 का ही हमने बाहर सामान बेचा और 100 का ही हमने मंगवा लिया, तो हमारे लिए क्या है, 0 रुपए, मतलब बिल्कुल ठीक है। मतलब ना तो लॉस में गए, ना नुकसान में गए और ना फायदे में गए, तो ना तो धनात्मक रहा ना ऋणात्मक रहा और वो शून्य हो गया। तो जब इस प्रकार से हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो हम लोगों को निर्यात या आयात करेंगे। जब निर्यात ज्यादा होगा, आयात कम होगा तो धनात्मक है, आयात ज्यादा होगा, निर्यात कम होगा तो ऋणात्मक है, और दोनों बराबर होंगे तो शून्य पर आ जाएगा, ठीक है। अब यही बात आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताई गई।
हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है। तो देखो, जो भी सामान हम निर्यात करते हैं, जो भी सामान हम बेचते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, मूल्य प्राप्त होता है, इनकम आती है, हमारे पास पैसा आता है। और जो भी सामान हम आयात करते हैं, मतलब हम मंगवाते हैं, तो उसका हमें मूल्य चुकाना पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि देश का निवल अर्जन धनात्मक हो सकता है। मतलब जो टोटल अर्जन का मतलब क्या है, आपके पास आ रही है निवल नेट, जो सच में जो इनकम आपके पास आ रही है वो आपकी धनात्मक हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा अधिक हो। मतलब आपने सामान 100 रुपए का सामान बेचा है और खरीदा आपने 80 का है, तो अब आप 20 रुपए के फायदे में हो। मतलब पॉजिटिव चल रहा है, अपना सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है। देखो, जैसे एक बैंक बैलेंस होता है ना बेटा, एक बैंक बैलेंस होता है। देखो, ये होती है बैंक में जीरो लाइन, ठीक है, जहां पर जैसे वो जीरो लाइन क्या है कि ना तो हमने खाता खुलवाया ना बंद हुआ, खुलवाया नहीं तो कुछ भी नहीं, तो हम जीरो की लाइन में। अब इसमें मान लीजिए कि आप पैसे डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे, तो ये पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। आपने कक्षा 10 में गणित में रेखा तो पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, जिसमें ये भैया +1 +2 +3, ये -1 -2 -3 पढ़ा है ना, या इस प्रकार से देख लीजिए, ठीक है। तो ये -1 -2, ये +1 +2, इस प्रकार से जब आप पैसे डालते जाओगे डालते जाओगे डालते जाओगे तो आप प्लस में जाते हो। पर आपने निकाला 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 निकाला, एक दिन आप जीरो में आ गए। अब जीरो में आ गए, उसके बाद हो सकता है कुछ थोड़े वो जो पैसे हैं, जैसे बैंक चार्ज करता है आपको, एटीएम देने का चार्ज करता है और करता है, वो काटने तक के भी पैसे नहीं बचे, तो फिर धीरे धीरे आप कहां जाने लग जाओगे, नेगेटिव में जाने लग जाओगे। तो यहां पर क्या है कि जब हम मंगवा रहे हैं, हम बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, तो हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, हमारे पास से पेमेंट जा रहा है। और जब हम यहाँ सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है। तो अब आपने जो बेचा तब आपके पास पैसा ज्यादा है, ठीक है, और जो आपने दुनिया से मंगवाया है उसके लिए कम पैसा दिया, तो ये धनात्मक हो जाएगा। फिर ऋणात्मक भी हो सकता है, यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे, मतलब आयात इंपोर्ट जो करा है उसकी वैल्यू ज्यादा हो, मतलब 100 रुपए का मंगवाया है आपने, पूरी दुनिया को 100 रुपए का सामान, 100 रुपए का सामान मंगवाया, 100 रुपया दुनिया को दे दिया है, और 80 रुपए का सामान आपने बेचा है, तो आप क्या हो जाओगे, नुकसान में चले जाओगे। और शून्य हो सकता है यदि आयात और निर्यात के मूल्य समान हो या बराबर हो, ना तो आपको फायदा ना आपको नुकसान। ओके, हम प्राप्त अर्जनों का योग करते हैं, प्लस या माइनस, तो प्लस धनात्मक को दिखाता है, माइनस ऋणात्मक को, तो हमें उस वर्ष के लिए देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। तो हमें जो प्राप्त अर्जन हो जाएगी, टोटल इनकम हो जाएगी, तो हमें उससे पता चल जाएगा कि हमने कितना बेचा, कितना खरीदा, कितना फायदा, कितना नुकसान है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाली सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ध्यान दीजिएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोल रहा है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी जो है, ठीक है, इस जीएनपी में हम बहुत कुछ काउंट कर लेते हैं कि हमने कितना बेचा, कितना खरीदा, व्यापार क्या करा। देखिए बच्चों, ये जो चीजें हैं ये आप 12th में आकर के और भी अच्छे से पढ़ेंगे। जीडीपी, जीएनपी, पूरा एक राष्ट्रीय आय का पूरा एक चैप्टर है जहां पे आपको सिखाया भी जाएगा एनएनपी में क्या डिफरेंस है, जीएनपी में क्या डिफरेंस है। अभी आप ये मान लीजिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब सब कुछ हमारा मिलाकर के, बाहर अंदर का सब कुछ मिलाकर के हम इसमें देख लेते हैं। इसमें एक ये सकल की बात कर रहा है, ठीक है, एक शुद्ध आता है जिसको हम एन कहते हैं, ठीक है, नेट कहते हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है, एनएनपी हो जाता है, वो भी अलग मुद्दा है। तो यहाँ पे मतलब सीधी सी बात ये है, वो सारी क्रियाओं में जो इनमें योगदान दिया जा रहा है, चाहे सकल घरेलू उत्पादन सब में जो योगदान आ रहा है, वो सारी क्या कहलाएंगी, आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। श्रमिक वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं से संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वे उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हों। देखो, तो अब श्रमिक कौन है, आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति श्रमिक है। मैंने आपको क्या कहा, जो भी व्यक्ति मेहनत करता है, ठीक है, शुरुआत में यही बात कही ना, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है परंतु काम धन कमाने के लिए करना चाहिए, और जो व्यक्ति धन कमाने के लिए काम कर रहा है मतलब वो आर्थिक क्रियाओं में है। और आर्थिक क्रियाओं में है इसका मतलब वो चाहे प्राथमिक में करे, चाहे वो द्वितीयक में करे, चाहे वो तृतीयक में करे, किसी ना किसी में कर रहा है। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई, तो यहां पर भी यही बात कही है। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में जुड़े हुए हैं, उनमें लगे हुए हैं, वो सब श्रमिक कहलाएंगे। फिर चाहे वो ऊंचे पद पे काम कर रहे हो, चाहे निम्न स्तर के पद पे काम कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारे मजदूर भाइयों की तस्वीर दिखाई गई है, तो ये भी श्रमिक है। यदि इनमें से कुछ लोग बीमारी, जख्म होने आदि शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्योहार या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें भी श्रमिक ही माना जाता है। अगर कुछ लोग बीमार रहते हैं,
और वो कुछ समय काम करते हैं, कुछ समय नहीं कर पाते, कोई जख्म हो जाते हैं, कोई शारीरिक कष्ट के कारण, कभी कभार खराब मौसम के कारण, जैसे मैंने अभी मजदूरों का शुरुआत में उदाहरण दिया कि जब बारिश का मौसम होता है तो उनको काम नहीं मिल पाता है, कोई त्योहार आ गया, सामाजिक धार्मिक उत्सव आ गए, उनके कारण छुट्टियां ले ली, काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब भी श्रमिक में ही है। जो अस्थायी तौर पर भी काम कर रहा है ना, कभी 4 महीने 5 महीने काम करता है, कभी नहीं करता, वो सब भी किस में आ जाएंगे? श्रमिक में आ जाएंगे। इन कामों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वाले को भी हम श्रमिक ही मानते हैं। तो मुख्य श्रमिक जो है, एक तो क्या होता है, मेन काम करने वाला होता है, और उसकी सहायता करने वाले होते हैं। तो जो सहायता करने वाले, हेल्प करने वाले हैं, वो भी क्या कहलाएंगे? श्रमिक ही कहलाएंगे। आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि जिन्हें काम के बदले नियोक्ता द्वारा कुछ भुगतान किया जाता है उन्हें श्रमिक कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति स्वनियोजित होते हैं वे भी श्रमिक ही होते हैं। तो हम कभी कभार ऐसा मानते हैं कि जो नियोक्ता मतलब जो मालिक होता है वो पेमेंट करता है, उन्हीं को श्रमिक कहा जाता है। वो तो है ही, उनको तो श्रमिक माना ही जाएगा, परंतु जो खुद स्वनियोजित है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब कोई खुद का काम धंधा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक अपनी छोटी सी दुकान खोल लूं, अब मुझे कौन पेमेंट कर रहा है? मुझे तो कोई पेमेंट नहीं कर रहा। मेरी दुकान में चाहूं जब बंद करूं, जितना मेरे पास पैसा है वो सारा का सारा मेरा है भैया, मुझे तो किसी मालिक ने पेमेंट नहीं करा, मतलब मेरे ऊपर बॉस तो कोई नहीं है, मैं खुद अपनी मालिक हूं, मैं खुद राजा हूं, सब कुछ मेरी मर्जी के अनुसार चल रहा है, तो मैं स्वनियोजित हो गया। नियोजित का मतलब क्या होता है? आपको नियोज करना, ठीक है, आपको एक प्रकार से लगाना कि हाँ साहब आप यहाँ पे लग जाइए, आज से आपको काम पे रखा जाता है, ठीक है, आपको एम्प्लॉयड कर लिया, आज से आप काम करोगे, और वो हो गया नियोजित। स्वनियोजित मैंने खुद को रखा है, मैं ये काम मैं करूंगा, बस इतना सा काम करने से ज्यादा नहीं, जो भी पैसा आएगा वो मेरा है, तो मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है। जब कोई मालिक भी नहीं होता और फिर भी आप काम कर रहे हैं तो भी आप क्या है? श्रमिक तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे। भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है। कुछ लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है तो कुछ लोग वर्ष में कुछ महीने ही रोजगार पाते हैं। तो भारत में जो रोजगार की प्रकृति है वो कैसी है? बहुमुखी है, मतलब बहुत प्रकार के आपको रोजगार भारत में देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों के पास वर्ष भर पूरे साल में काम होता है, कुछ लोगों के पास कुछ महीने में ही रोजगार होता है और कुछ में नहीं होता। ये तस्वीर लोगों की कंप्यूटर पर काम करते हुए दर्शाई गई। अधिकांश मजदूरों को अपने कार्य की उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है। वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं उन सबको रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अब जो अधिकांश जो मजदूर होते हैं उनको अपने कार्य की उचित मजदूरी नहीं मिल पाती है, मतलब उनको सही मजदूरी नहीं मिल पाती, वो जितना काम करते हैं उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल पाता है। वैसे श्रमिकों की संख्या का जब हम अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं उन सबको रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल करते हैं। अब देखो, जब भी हम ये काउंटिंग करेंगे कि भारत में कितने श्रमिक है या इस देश में कितने श्रमिक है, अब हम उनका पेमेंट नहीं देख रहे, हम एक बार ये देख रहे हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो हम उनको श्रमिक में काउंट कर लेंगे और उस कैटेगरी में डालेंगे जिसमें कि लोगों को रोजगार मिला हो, मतलब हम ये मान करके चलते हैं कि इनको रोजगार मिला हुआ है। आप विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे व्यक्तियों की संख्या जानने को उत्सुक होंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार अलग अलग जो आर्थिक क्रियाओं में कितने लोग काम करते होंगे, कितने लोग काम करते होंगे, तो ये संख्या जानने के लिए आप उत्सुक होंगे। तो आइए तो आपको ये संख्या भी बता देते हैं। वर्ष 2017-18 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार लगभग 471 मिलियन आंका गया था। 471 मिलियन का मतलब क्या है? 471 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 10 लाख होते हैं। अब अपन इसको गुणा कर लेते हैं, तो 471 1 2 3 4 5 6 47 करोड़ 10 लाख। कितना? 47 करोड़ 10 लाख। 2017-18 में कितने श्रमिकों की काउंटिंग हुई है? 47 करोड़ 10 लाख। माना गया कि भारत की जो श्रम शक्ति है, भारत में श्रम करने वाले जो लोग हैं वो 47 करोड़ 10 लाख है। क्योंकि देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए ग्रामीण श्रम बल का अनुपात भी शहरी श्रम बल से कई अधिक है। और देश के जो अधिकांश लोग हैं वो कहां पर रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में भी रहकर के वो कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, इसलिए ग्रामीण श्रम बल शहरी श्रम बल की तुलना में ज्यादा है। मतलब ये जो काम करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा कहां पे है? ग्रामीण क्षेत्रों में है शहरों की तुलना में। ये किसान की तस्वीर दिखाई गई है खेती करते हुए। इन 471 मिलियन श्रमिकों में 2/3 श्रमिक ग्रामीण हैं। मतलब 471 में से इन 471 का जब आप 2/3 2/3 ठीक है निकालेंगे तो उतने क्या है? श्रमिक ग्रामीण है। मतलब आप ये देखो ना कि 2/3 मतलब हर 3 में से, इन 471 में से हर 3 में से 2 श्रमिक गांवों के हैं और हर एक श्रमिक कहां का है? शहरों का, मतलब गांवों के ज्यादा हैं। भारत में श्रम शक्ति में पुरुषों की बहुलता है, मतलब पुरुष ज्यादा है श्रम शक्ति में। श्रम बल में लगभग 70% पुरुष है तथा शेष इसमें महिला तथा पुरुष बाल श्रमिकों को भी शामिल किया गया
है, महिला है, ठीक है। और बाकी जो शेष है वो महिला है, ठीक है। 70% तो कौन हो गए, पुरुष हो गए, और बाकी महिलाएं होंगी। अब इसमें महिला, पुरुष, बाल श्रमिक सबको काउंट कर लिया गया, जो भी लोग काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिक कुल श्रम बल का 1/3 है। अब देखो गांव में अगर आप देखोगे तो टोटल जो है उसका 1/3 है, मतलब गांव में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन 3 में से हर एक में एक महिला काम कर रही है। तो शहरों में केवल 20% महिला ही श्रम बल में भागीदारी पाई है। और शहरों में अगर देखें तो 20%, मतलब 20% ऐसे कर निकाल लेंगे हम, मतलब हर 5 में से एक महिला काम कर रही है, ठीक है। गांव में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से हर 3 लोगों में से एक महिला काम कर रही है। और अगर शहरों में देखें तो हर 5 लोगों में से एक महिला काम कर रही है। महिलाएं खाना बनाने, पानी लाने, ईंधन बीनने के साथ खेतों में भी काम करती है। तो महिला ये तो काम करती ही करती है, खाना बनाने का, पानी लाने का, ईंधन लाने का, और खेतों में भी काम करती है। उन्हें नगद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती, कितने ही मामलों में तो भुगतान नहीं किया जाता। इसी कारण इन महिलाओं को कुछ भी श्रमिक वर्ग में भी शामिल नहीं किया जाता है। अब देखो जो महिलाएं काम करती है ना, उनको कभी तो क्या है नगद दे दिया जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा नगद में दे दिया जाएगा, कभी कभार थोड़ा बहुत अनाज देकर के फ्री कर दिया, बोले ये अनाज ले जाओ, बस काय का पेमेंट करना है। और कभी कभी तो उन्हें मजदूरी भी नहीं मिलती, भुगतान भी नहीं किया जाता। तो फिर ऐसी महिलाओं को क्या है, श्रमिक वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि श्रमिक उन्हीं को माना गया है जो कि आर्थिक क्रियाओं में इन्वॉल्व हो। और आर्थिक क्रियाओं का मतलब क्या है, जहां से धन की प्राप्ति होती हो, वहीं इन्वॉल्व करा गया है। अगर इनको धन नहीं मिल रहा है तो फिर इनको श्रमिक में काउंट नहीं किया गया। अर्थशास्त्रियों का आग्रह है कि इन महिलाओं को भी श्रमिक ही माना जाए ना चाहिए। आप क्या समझते हैं? तो अब अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स ये मानते हैं कि भैया इनको भी श्रमिकों में, लोग काम तो कर ही रही है ना, मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो इनको भी लेना चाहिए। अब आप क्या मानते हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सबके अपने अपने व्यूज हो सकते हैं, ठीक है, परंतु मुझे ये नहीं पता कि इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर वो महिलाएं, वो मेरी माता, वो मेरी बहनें अगर काम करती हैं खेतों पे या कहीं पे भी श्रमिक के रूप में काम कर रही है, तो उनको उचित भुगतान करना चाहिए, उचित पेमेंट मालिकों को करना चाहिए। पेमेंट किसी का भी नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। अगर उनको पेमेंट दे दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो श्रमिक में काउंट हो ही जाएगी। तो मेरी तो मेन जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि पेमेंट होना चाहिए, बाकी काउंटिंग हो या ना हो वो एक अलग मुद्दा है। चलिए, तो आज के लिए अपना इतना ही। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस चैनल को भी बढ़ाते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में लर्न एंड शेयर आर्ट्स के टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।